हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको बता दें कि आज हम जीके के कुछ ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, सीखते चलिएगा। और क्लास को यदि अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, बहनों में। और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? गांधी जी सबसे पहले जो है सत्याग्रह का आरंभ जो किया था वो बिहार से किया था। कहाँ से? बिहार से किया था। 1917 ईस्वी में जब नील की खेती के लिए बिहार के किसानों को अंग्रेज बिल्कुल दबा रहे थे, सता रहे थे, उस समय रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की 1917 में और उन्हें जो है न्योता दिया बिहार आने का। और बिहार के चंपारण में उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह किया था जो कि काफ़ी सफल रहा था। तो इसका बिल्कुल डी, यदि आप सभी बच्चों की तरफ से आंसर आ रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। दूसरे नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत जो लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। 1896 में सबसे पहले इस गीत को गाया गया था। सबसे पहले 1896 में इस गीत को गाया गया था कांग्रेस के जो है पहले अधिवेशन में। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए एक बार सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। पुणे में उनकी राजधानी थी, उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा, वे गुरिल्ला युद्ध में विश्वास नहीं करते थे, गैर हिंदुओं की ओर असहिष्णुता। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा, उनका जो है मराठों के प्रति जो एक अलग सा प्यार था और जिसके कारण जो है वो चाहते थे कि मराठा राष्ट्र का जो है निर्माण किया जाए, सभी मराठा साम्राज्य को एकत्रित किया जाए। तो इसलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर जो होने वाला है वो बी होने वाला है। तो आप सभी बच्चे यदि बी आंसर कर रहे थे तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें, चौथा नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी किनके द्वारा बनाई गई थी? तो चलिए, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी। तो आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी और 1943 में सर्वोच्च पद पर जो है, सर्वोच्च कमांडर पद पर जो है सुभाष चंद्र बोस आसीन हुए थे। तो इसलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर ए होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण जो है, आप सभी बच्चों को पता होगा कि मंगल पांडे जो है उनके द्वारा ये विद्रोह किया गया था। लेकिन क्यों किया गया था? तो चर्बी वाले कारतूस के लिए जो है जिसमें गाय और सूअर के चर्बी हुआ करते थे, जिसे दांत से जो है खींचने के लिए अंग्रेज़ों ने सैनिकों को कहा था। और सैनिक जो थे इंडियन सैनिक जो थे या तो मुस्लिम थे या फिर हिंदू थे। और गाय सूअर का मतलब तो आप सभी समझते ही हैं, हिंदू मुस्लिम के लिए कितना ये घृणा की बात है। तो इसलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूस की आपूर्ति के लिए। और सबसे पहले ये विद्रोह जो हुआ था 1857 में हुआ था। लेकिन कब हुआ था? 29 मार्च 1857 को 29 मार्च 1857 को मेरठ की छावनी से मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। इसके बाद जो है मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो चलिए, राजा राम मोहन राय के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो है वो विवेकानंद थे। उसके बाद जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात करें तो जी रांडे थे। और सबसे लास्ट जो है आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना जो है
वो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो डी आप सभी बच्चों की तरफ से यदि आंसर आ रहा है तो सॉरी ए यदि आप सभी बच्चों की तरफ से आंसर आ रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? निम्नलिखित में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? तो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। तो सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर यदि आप सभी बच्चों की तरफ से आ रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है। क्लास यदि अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में अभी तक यदि आप शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर देंगे। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है निम्नलिखित में से कौन सी है, ये आपको बतानी है। तो चलिए आपको बता दें कि आरावली की पहाड़ी जो है ये सबसे पुरानी पहाड़ी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट आबू है। कौन सी है? माउंट आबू के निकट है, जिसका नाम जो है गुरु शिखर है। क्या नाम है? गुरु शिखर इसका नाम है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर आरावली कहें तो ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमालय की नदियों की मुख्य विशेषता है। हिमालय की नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो आप सभी को बता दें कि हिमालय से जुड़ी जो भी नदियां हैं वो 12 महीने चलती रहती है। बिल्कुल, यानी कि पूरे साल जो है वो चलती रहती है उसका पानी, क्योंकि पानी हिमालय से आता रहता है, तो इसी के कारण जो है वो चलता रहता है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उनमें 12 मासी पानी बहता है। क्या होगा? उनमें 12 मासी पानी बहता है। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण किसने किया था? भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण जो है वो किन के द्वारा किया गया था? किन के द्वारा इनकी खोज की गई थी? तो वो की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा। वास्को डी गामा सबसे पहले जो है आपको बता दें कि ये पुर्तगाली नाविक थे और ये सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर जो है उतरे थे जल मार्ग के माध्यम से। और कब उतरे थे? 17 मई 1498 को। 17 मई 1498 को ये जो है सबसे पहले कालीकट के बंदरगाह पर आए थे। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर वास्को डी गामा कहे तो डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की कोकिला किसे कहते हैं? भारत की कोकिला किसे कहते हैं? तो एक बार आप सभी बच्चे आंसर करेंगे, भारत कोकिला किन्हें कहा जाता है? तो चलिए भारत कोकिला की बात करें तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। किनको? सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से हम जानते हैं। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो लुम्बिनी की बात करें तो ये जो है महात्मा बुद्ध के लिए जाना जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु में हुई थी, जो कि कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुई थी। कपिल वस्तु में लुम्बिनी एक जगह है, वहाँ पर महात्मा बुद्ध का जो है जन्म हुआ था, तो इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर, और आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा बौद्धों के लिए। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपको बता दें कि लगभग जो है 563 के आसपास जो है राजवाड़े थी हमारे देश में, और अंग्रेज़ों ने सभी राजवाड़ों को जब देश को आज़ाद किया था तो ये स्वतंत्रता दे दी थी कि आप चाहें तो पाकिस्तान में जा सकते हैं या फिर भारत में रह सकते हैं, या फिर अपना एक अलग राज्य बना करके, अपना एक अलग देश बना करके शासन चला सकते हैं। ऐसे में जो है एकजुट जो है एक भारत का संरचना करना काफ़ी जो है मुश्किल था, लेकिन ये काम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
बखूबी निभाया और बहुत अच्छे से जो है सभी राजघरानों को एक साथ मिला करके एक भारत की नींव रखी थी। तो इसलिए इन्हें जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पहले गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? सांची स्तंभ जो है वो किनके समय में बना था? तो आपको बता दें, सांची स्तंभ जो बना था वो अशोक के काल में बना था। किनके काल में? अशोक के काल में बना था। तो आप सभी बच्चों की तरफ से यदि आंसर अशोक यानी कि ए आंसर आ रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? राज्यसभा की अध्यक्षता सीधे तौर पर आप समझिए कि कौन करता है। लैंग्वेज जो है थोड़ा यहाँ पर डीप कर दिया गया है, तो इस बात को आपको ध्यान रखनी है। तो सीधा समझिए कि राज्यसभा की जो बैठक होती है उसकी डायरेक्शन जो है वो किनके हाथों में होता है? तो आपको हमने कई बार बताया है कि राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो देश के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर यदि आप सभी बच्चों की तरफ से आ रहा है तो बिल्कुल सही है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़े महासागर की बात करें तो ये जो है प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है, जिसकी यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 16.5 करोड़ यानी कि 16.5 करोड़ जो है करोड़ स्क्वायर किलोमीटर जो है इनका क्षेत्रफल है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है ये महासागर है। तो ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा इसका। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 17वां नंबर क्वेश्चन है, खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो खास तौर पर खरीफ फसल जो है वो बोई जाती है बरसात के टाइम में, और जब जनवरी का महीना आता है उससे पहले ही जनवरी फरवरी के आसपास जो है इनको काट लिया जाता है। लेकिन जनवरी के बाद जो फसलें बोई जाती है और अप्रैल मई या फिर मार्च में जो काटी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं भाई साहब? उसे हम कहते हैं रबी फसल। तो यहाँ पर खरीफ फसल की बात हो रही है कि खरीफ फसल कौन सी नहीं है। तो खरीफ फसल की बात करें तो यहाँ पर सरसों देख लीजिए। हमने आपको बताया कि जनवरी के आसपास यदि बोया जाए या फिर जनवरी से पहले और मार्च तक काट लिया जाए या फरवरी मार्च अप्रैल तक, तो उसे हम रबी फसल में गिनती रखेंगे। तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सरसों जो है ये रबी फसल है, खरीफ फसल नहीं है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, 4 आश्रम निम्न में से संबंधित है। 4 आश्रम जो है किस में से संबंधित है ये आपको बतानी है। तो आपको बता दें कि 4 आश्रम जो है ये आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से संबंधित है, जिसमें ये दर्शाया गया है 4 आर्य सत्य में। सबसे पहला क्या है भाई साहब? सबसे पहला इसमें ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ आश्रम है, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम है, और चौथे की बात करें तो चौथा संन्यास आश्रम है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से इनका तात्पर्य है, इनका कनेक्शन है। तो डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 19, और ये कह रहा है कि मृदा संरक्षण में वेदिकाकरण निम्न में सहायता करती है। वेदिकाकरण जो है मृदा संरक्षण के किस में सहायता करती है? तो ये जो है सहायता करती है भाई साहब पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वेदिकाकरण सहायता करती है मृदा का संरक्षण करने में। तो चलिए वेदिकाकरण क्या होता है? वेदिकाकरण जो होता है इसमें क्या होता है, मिट्टी जो है तेज हवा के कारण एक जगह से दूसरे जगह उड़कर चली जाती है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। आपको बता दें कि 1856 से पूर्व जो है ये हुआ करता था कि जो भी महिला विधवा हो गई, जिनके पति का डेथ हो गया या फिर जब डेथ होगा तभी ना विधवा होगी, तो उसके बाद जो है वो लेडीज जो है वो दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी। वो विधवा की कैटेगरी में रहती थी, उन्हें विधवा कहा जाता था। लेकिन इनको जो है कब तोड़ा गया? तो 1856 में जब विधवा
पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, यानी कि विधवा का जो है दोबारा, पुनः का मतलब दोबारा विवाह होना जो है जायज़ समझा जाने लगा। तो ये जो है किनके द्वारा पारित किया गया था, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है ये पारित किया गया था। लेकिन सबसे अथक प्रयास जो इसमें था वो विद्यासागर जी का था। किनका? विद्यासागर जी का था 1856 में। तो चलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी कि ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि किन के काल में पारित हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग के काल में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए निम्नलिखित मुख्य रूप से जो है कौन उत्तरदायी है? तो चलिए आपको बता दें कि अंग्रेजी शिक्षा का जो है सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार जो है वो किनके द्वारा किया गया था? वो किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। किनके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। इन्हीं के द्वारा जो है अंग्रेजी शिक्षा लागू भी की गई थी इंडिया में। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो लॉर्ड मैकाले का है, तो यहाँ पर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मृदा संरक्षण निम्न द्वारा रोका जा सकता है। मृदा क्षरण जो है निम्न के द्वारा रोका जा सकता है। मृदा क्षरण जो है कैसे रोका जा सकता है? तो आपको बता दें कि जब मृदा का जो है क्षरण होता है काफ़ी मात्रा में, ऐसे में पेड़ पौधे को जो है अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए पेड़ पौधे के लगाने में। इसलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा अच्छे पेड़ पौधे लगा करके। अब आप कहेंगे कि अच्छे पेड़ पौधे लगा करके मृदा क्षरण को कैसे रोका जा सकता है? तो जब हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो सबसे पहली बात हमारी जो है पर्यावरण में बदलाव आएगा, बारिश होगी, और पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो जो है मृदा के लिए यानी कि मिट्टी के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। तो अधिक पेड़ होगी तो पत्ते ज़मीन पर गिरेंगे, तो इससे हमारी मृदा जो है वो अच्छी होगी। तो इसलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर ए होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि हम मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं निम्न के द्वारा, वर्ग विहीन समाज बनाकर। जी बिल्कुल, आप यदि मानव जीवन के भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं और वर्ग विहीन समाज बना करके, तो ये कभी संभव नहीं है। दूसरा जो है निजी संपत्ति का उन्मूलन करके, बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं। या फिर जनता को शिक्षित करके। जनता यदि शिक्षित रहेगी तो वो न भ्रष्टाचार के सामने सटेगी, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है तब जनता लड़ भी सकेगी। तो इसलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जब आपके पास शिक्षा ही नहीं होगी तो आप कैसे क्या कहाँ कर पाएंगे? सोचेंगे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, चलो चलने दो जैसे हो रहा है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन की बात करें तो ये जो पाया जाता है भाई साहब सबसे अधिक हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ? हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर सी होगा। क्लास यदि आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक यदि LGR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छी तैयारी करने का मौका मिलेगा। चलिए हम अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था तथा सबसे पहले उसे कब बनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला अध्यक्ष जो है ये कौन था? तो आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और संस्थापक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वो A.O. ह्यूम थे, ये आप जानते हैं। और A.O. ह्यूम जो है सबसे पहले महासचिव भी रह चुके हैं कांग्रेस के। तो इसलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर व्योमेश चंद्र बनर्जी का है। तो सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। और सबसे पहला अध्यक्ष आप जानते हैं कि 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो सबसे पहला अध्यक्ष तो 1885 में ही होगा। तो ये आपको लॉजिकली ध्यान रखनी है। चलिए तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हुआ। हम अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 26वां नंबर क्वेश्चन है कि हम हिमालय पर जाते हैं तो श्वास रहित महसूस करते हैं। हिमालय पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो है श्वास की जो है हमें एक कमी महसूस होती है। क्यों? ये क्यों होता है? पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम
है अतः ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। जब जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु का घनत्व जो है का घनत्व कमता जाता है और इसी के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण हमें जो है थोड़ा बेचैनी सा महसूस होता है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बिल्कुल ए हो जाएगा। ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और आप सभी बच्चे भी लगातार कमेंट करते रहेंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर करते रहेंगे ताकि आप को अपनी तैयारी का जो है थोड़ा ये महसूस भी हो जाएगा कि किस प्रकार की हमारी तैयारी है और आप और भी मेहनत के साथ तैयारी को करेंगे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हर्षवर्धन के काल में बड़े बौद्ध मठ की स्थापना हुई थी। हर्षवर्धन के काल में जो है किस बौद्ध मठ की स्थापना हुई थी? तो फटाफट से 2 सेकंड में आप सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। हर्षवर्धन के काल में जो है किस बौद्ध मठ की स्थापना हुई थी? तो आपको बता दें कि हर्षवर्धन के काल में जो है नालंदा बौद्ध मठ की स्थापना की गई थी। तो इसलिए डी आप सभी बच्चों की तरफ से यदि आंसर आ रहा था तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती थी। स्वतंत्रता के बाद जो है लोकतंत्र के सामने जो है कौन सी चुनौती थी ये आपको बतानी है। तो चुनौतियां तो ढेर सारी थी क्योंकि 200 साल के बाद जो है हम आज़ाद हुए थे। तो ऐसे में गरीबी तो हमारे बीच था ही। उसके बाद जो है पर्यावरण संरक्षण ये कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं था उस समय, ये सभी, या फिर शांति बनाए रखना। लेकिन सबसे बड़ी बात करें तो शांति जो है हमारे देश में बिल्कुल नहीं थी भाई साहब। शांति बिल्कुल नहीं थी क्योंकि भारत पाकिस्तान 2 भागों में भारत को विभाजित कर दिया गया था। उसके बाद जो है बहुत सारे राजवाड़े भी अपने अलग देश की मांग कर रहे थे। भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग जो है काफ़ी चरम सीमा पर थी। इसलिए यहाँ पर जो है शांति बनाए रखना इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण था। और ऐसा जो है 2 साल के बाद हो सका कि हमारा देश जो है बिल्कुल शांत सा हो गया। लेकिन 2 साल तक बिल्कुल उथल पुथल चलता ही रहा। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। हम अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दीन-ए इलाही निम्न का नाम था। दीन-ए इलाही जो है अकबर के द्वारा 1581 ईस्वी में चलाया गया एक संगठन कह लीजिए या फिर उसे आप धर्म कह लीजिए, ये था। और इसमें क्या था भाई साहब, सभी धर्म को जो है एक समान मान्यता दी गई थी। सभी धर्म के लोगों को एक समान मान्यता दी गई थी। इसे ही दीन-ए इलाही के नाम से हम जानते हैं। और सबसे पहले जो है बीरबल जो है हिंदू, ऐसे हिंदू थे जिन्होंने इस धर्म को अपनाया था। और भी बहुत सारे लोग अपनाए थे। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका संबंध किससे है भाई साहब? धर्म से है। तो इसका बिल्कुल सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए गुप्त समाज का जो है संस्थापक की बात करें तो ये जो है माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को। लेकिन सबसे पहला शासक जो था वो श्रीगुप्त था। सबसे पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त था। सबसे पहला शासक श्रीगुप्त था और चंद्रगुप्त को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 32वां नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन थी? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे पहली महिला आरती साहा थी। कौन थी भाई साहब? आरती साहा थी। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी युद्ध जो है ये जो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के, बंगाल के नवाब जो है सिराजुद्दौला, इनके बीच हुई थी 1757 में। 23 अप्रैल 1757 को ये युद्ध हुआ था। और इसमें जो है सिराजुद्दौला का पराजय हुआ था। मीर जाफर इनके मुख्य सेनापति थे। लेकिन इन्होंने जो है अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के इनके साथ सिराजुद्दौला के साथ घात किए और इसलिए जो है सिराजुद्दौला की हार हुई। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर ये होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया?
इब्न बतूता जो है एक यात्री था और ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो है भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है। पर्वत कौन सा पर्वत है जिसे हम केटू के नाम से भी जानते हैं? एवरेस्ट, नंगा पर्वत, गॉडविन ऑस्टिन या फिर नंदा देवी। तो आपको बता दें कि केटू के नाम से जाने वाले पर्वत जो हैं वो है गॉडविन ऑस्टिन। कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो ये जो है मानसीराम में होती है। अब आप कहेंगे कि मानसीराम कहाँ है? तो मानसीराम जो है मेघालय का ही एक क्षेत्र है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इतिहास में जहीर उद्दीन मोहम्मद किस नाम से बेहतर जाना जाता है? जहीर उद्दीन मोहम्मद जो है किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें कि बाबर का पूरा नाम जो है जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो इसलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। मुगल वंश के ये संस्थापक थे। और अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम था। तो इसलिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सॉरी ए नहीं, बी सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, बाबर। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर हम बिल्कुल सेफ्टी तरीके से लिख देते हैं, सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से होकर गुजरती है? अरावली की पहाड़ियाँ जो है वो किस राज्य से होकर के गुजरती हैं? तो आपको बता दें कि अरावली की पहाड़ी जो है वो राजस्थान से होकर के गुजरती है। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, करो या मरो करेंगे या मरेंगे भारतवर्ष के किस आंदोलन का नारा है? करो या मरो का नारा भी हम इसे कहते हैं। तो करे या मरेंगे भारतवर्ष के किस आंदोलन का नारा है? तो ये नारा जो है भाई साहब भारत छोड़ो आंदोलन का है, जो कि 1942 में हुआ था। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में हुआ था। तो ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 40 नंबर क्वेश्चन कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पर जो है ब्रिटेन होगा। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है वो क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे, जो लेबर पार्टी से संबंध रखते थे, यानी कि लेबर पार्टी के वो प्रधानमंत्री थे, सीधे शब्दों में समझिए। तो बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो है वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। तो सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो प्रारंभ हुई थी 1951 से 52 के बीच, और ये 57 तक चली थी। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल में जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है अपने देश में, इसलिए। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया? अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किनके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आप सभी बच्चों की तरफ से यदि आंसर सी आ रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट है, यदि नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ी देखने की ज़रूरत है क्वेश्चन को ध्यान से। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 44वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें कुल जो है मान्यता प्राप्त भाषा की बात करें तो वो जो है 22 है, और यहाँ पर जो है 20 है, 18, 15 है। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया था? चिपको आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो ये जो है 1970 में उत्तराखंड के जो हैं
एक व्यक्ति थे, सॉरी, उत्तराखंड के जंगलों से के बचाव के लिए जो है ये चलाया गया था, और उत्तराखंड के ही ये थे, जिनका नाम था भाई साहब सुंदर लाल बहुगुणा। क्या नाम था? सुंदर लाल बहुगुणा। और ये एक बड़े पर्यावरणविद भी थे। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 46वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये राज्य की बात करें तो ये राज्य जो है गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात जो है सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 47वां नंबर क्वेश्चन है, अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान है। अभ्रक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो अभ्रक उत्पादन में भारत का जो है वो पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, यानी कि बी इज बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश है। सबसे अधिक गन्ना जो है किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो सबसे अधिक गन्ना की बात करें तो यूपी में होता है, बिहार में भी होता है। तो चलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? आप सभी बच्चे जानते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी। कौन? चंद्रगुप्त सेकेंड ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। हम अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सन 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? आपको बता दें कि सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली और सबसे लास्ट में गए भी पुर्तगाली। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया? तो ये जो है राज्य थे भाई साहब, जिनका नाम था, आप सभी बच्चे एक बार आंसर करेंगे, इसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं। तो चलिए आप सभी बच्चों की तरफ से यदि गोवा आंसर आ रहा है, यानी कि सी आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। गोवा यानी कि सी आंसर आ रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों आज का क्लास यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक बार क्लास को लाइक करके आप सभी बच्चे जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप LGR स्टडी के इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बेहतर तैयारी का मौका आपको यहीं से मिल सकता है। और आप और भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो सफलता बैच की शुरुआत जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के शुरू से ही हमने कर रखी है। तो यहाँ पर बिल्कुल फुली सिलेबस आपको कवर कराए जाएंगे, और भी विशेषताएं हैं इनकी जिनके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं। इसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि सफलता बैच हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो यहाँ पर सभी विषय का बेहतर तैयारी करने का आपको मौका मिलेगा। चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस प्रश्न आपको कराए जाएंगे। सभी सब्जेक्टिव का PDF नोट्स आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट का आपको भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। और आपको बता दें कि आप यदि ये सोच रहे हैं कि अब तो है कुछ ही दिन बचे हुए हैं, ऐसे में यदि क्लास ज्वाइन करें तो कितने क्लास हमें मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, तो आपको बता दें कि लगभग 95% सिलेबस जो है इस क्लास का कंप्लीट हो चुका है। और वो सारा सिलेबस जैसे ही आप क्लास को इनरोल करते हैं तो आपको पूरा क्लास आपको मिल जाएगा, और आप बिल्कुल A to Z यानी कि 0 से लेकर के ऊपर तक के जितने भी क्लास हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित सभी क्लास को आप देख पाएंगे, और आप जो है सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। थोड़ा मेहनत तो लगेगा, लेकिन अच्छी यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप सफलता बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अब बात आती है क्लास कहाँ चलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, या फिर प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे। 2 ऐप आपके सामने आएगा, एक व्हाइट वाला एक रेड वाला। व्हाइट वाले ऐप में भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और रेड वाले ऐप पर आपके क्लास जो है रेगुलरली चलते हैं। तो आपको वहाँ पर जा कर के रेड वाले ऐप को इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर करके आपको करनी है इसको फिलअप। इसको जैसे ही आप फिलअप करते हैं यहाँ पर टर्म कंडीशन को एग्री करके आप यहाँ रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप पैरामेडिकल, ITI, 10th जो भी सिलेक्ट करनी है करके यहाँ पर आप क्या करेंगे, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो है अब पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे। पेड कोर्स पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे में पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप पेमेंट करेंगे। आपके पास पेमेंट करने की बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, जिसमें कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पे लेटर्स, किसी भी प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि क्लास आप सभी बच्चों को बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो आप सभी बच्चे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर
आप सीधे बातचीत के तौर पर हो, आप शेयर करेंगे उनसे और बिल्कुल जो है आप इसके बारे में बताएंगे कि किस प्रकार की तैयारी जो है यहाँ पर आपको कराई जा रही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर।